प्रोग्राम का वक्त शुरू हुआ जाता है। सेहत क्यों ज़रूरी है? इस प्रोग्राम की मेज़बानी करेंगे उसामा कादिर खान और अरूज अयूब। अस्सलाम वालेकुम। FM 102.2 वॉइस ऑफ रफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी अज़्म पाकिस्तान और edu.tv.aec से प्रोग्राम सेहत क्यों जरूरी है के साथ मैं हूं आपकी मेजबान अरूजई। सामीन, जैसे कि हमने अपने पिछले प्रोग्राम में बात की थी पीसीआर टेस्ट और एंटीबॉडी टेस्ट के बारे में और कौन सा ज्यादा एक्यूरेट है इसके बारे में भी बात की थी और सर ने हमें कहा था कि प्रिकॉशंस ज्यादा जरूरी हैं इस वबा से बचने के लिए। आज हम बात करेंगे स्मोकर्स में जो ब्रोंकाइटिस की बीमारियां होती हैं उसके बारे में और अस्थमा के बारे में बात करेंगे जो कि एक लॉन्ग टर्म लंग की डिजीज है और इसके बारे में बात करेंगे कि इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं और एक नई रिसर्च आई है स्मोकर्स के बारे में कोरोना वायरस से रिलेटेड, उसके बारे में भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मथुर रहमान जो कि एक पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, स्मोकर्स में जो ब्रोंकाइटिस की बीमारियां होती हैं उससे इंसानी जान को कितना खतरा है? स्मोकर में जो ब्रोंकाइटिस होती है उसका नाम क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है। नाम जी से जाहिर है, क्रोनिक का मतलब पुरानी पुरानी खांसी। अच्छा, जो बजाते खुद क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में होता ये है कि जब स्मोकर नॉर्मली जो हवा की नालियों में गुदूद होते हैं बारीक से, जिनका काम ये होता है कि वो जब भी कोई फॉरेन बॉडी आए, सबसे पहले तो कि वो एयरवेज को नम रखते हैं, बहुत थोड़ी सी रतूबत उससे निकलती रहती है। और जब भी कोई फॉरेन बॉडी आता है बाहर से तो ये सिक्रीशन बढ़ा देती है और उसको ट्रैप करके फिर सीलिया होता है एयरवे में, उसके जरिए उसको बाहर निकाल देती है, ऊपर तक ले आती है और हम उसको थूक देते हैं या खांस करके निकाल देते हैं। जी। लेकिन जब स्मोक इटसेल्फ एक फॉरेन बॉडी है और एक इरिटेंट है, तो वो जब एयरवे को में जाता है तो इरिटेट करता है और जब भी इरिटेशन होगी तो हुदूद जो है ना वो अपनी सिक्रीशन देना शुरू करता है इसके इफेक्ट को डाइल्यूट करने के लिए। अब ये चूंकि स्मोकर हर थोड़ी देर बाद स्मोकिंग करता है तो ये एक मुस्तकिल इरिटेशन हो जाता है, इसकी वजह से वो गुदूद बड़े हो जाते हैं। तो जो हवा की नाली जो है वो नैरो हो जाती है, क्योंकि हवा की नाली के वॉल में वो गुदूद बारीक बारीक होते हैं, वो इतने छोटे होते हैं कि उससे एयरवे के ल्यूमेन में या सुराख पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब वो मोटे हो जाते हैं तो वो जो वॉल है वो मोटा हो जाता है। जब मोटा हो जाता है चारों तरफ से तो फिर वो उसका वो थिकनेस बढ़ जाती है और वो सुराख जो है वो छोटा हो जाता है। तो इस वजह से फिर रुकावट होने लगती है। और जब सर्दियों के दिन आते हैं या वायरल इन्फेक्शंस वगैरह जब होते हैं तो फिर वो इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि रिकरेंट इन्फेक्शंस होता है, इसीलिए हम उसको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस कहते हैं। उसकी डेफिनेशन ये होती है कि अगर साल के 3 महीने 2 साल तक मुस्तकिल अगर आपको खांसी होती रहे और बलगम आता रहे तो उसको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस कहते हैं। तो उसमें डेफिनेशन ये है, चूँकि मैंने आपको क्यों बलगम आता है वो बता दिया कि जो ग्लैंड से उसकी सिक्रीशन बढ़ जाती है वो बलगम होता है। और जब उस पे किसी और नॉर्मली उसका कलर वाइट होता है, लेकिन जब उसमें इन्फेक्शन आ जाए या वायरस की वजह से या किसी और वजह से तो फिर वो पीला हो जाता है। तो ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है जिसके नुकसानात बहुत सारे हैं। नंबर 1 नुकसान ये, चूँकि एयरवे ल्यूमेन छोटा है, फिर बलगम उसके अंदर जब होता है और छोटा हो जाता है तो हवा के गुजरने का जो अमल है वो सुस्त हो जाता है। तो जाहिर है हवा जब जाएगा एयरवेज से तो फिर वो पल्मोन या अलविलाई तक पहुंचेगा जहां से गैस एक्सचेंज होगा। तो वो ऑक्सीजन जो है वो बाहर से जो लाएगा हवा से एटमॉस्फेयर से, वो खून की नालियों में जज्ब होके जिस्म के टिश्यू को पहुंचेगा और वहां से वापस कार्बन डाइऑक्साइड आएगा तो वापस निकल जाएगा। अगर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में ये अमल मुश्किल हो जाता है तो इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन होने लगता है। तो ये इसको हम टाइप 2 रिस्पायरेटरी फेलियर भी कहते हैं जब ये ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये इसके नुकसान ये है सबसे कि, और उसके बाद टाइप 2 रिस्पायरेटरी फेलियर कॉज कर सकता है रिकरेंट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, इन्फेक्शन हो सकते हैं, मुस्तकिल खांसी रह सकती है। और जब ये प्रेशर, जब एयरवे है, एयरवे के पीछे, हर एयरवे के पीछे गुच्छे के तौर पे बहुत सारे अल्वेलाई लगे हुए होते हैं
और उससे ब्लड वेसल्स लगे हुए। तो जब ये हवा जाती तो है लेकिन वापस मुश्किल से आती है, रुकावट वापसी में ज्यादा होती है, तो उसकी वजह से ये प्रेशर पीछे की तरफ एल्वोलाई की तरफ जाता है। जब एल्वोलाई की तरफ जाता है तो फिर वो एल्वोलाई फैलने लगते हैं, इसको हम एम्फिसीमा कहते हैं। तो ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फिसीमा दोनों हो सकता है। अच्छा, अब इसमें जो सबसे बड़ा खतरा और सबसे खतरनाक बात है वो ये है कि क्रोनिक किसी भी कैंसर की बुनियादी वजह क्रोनिक इरिटेशन होती है। तो चूंकि एयरवेज की क्रोनिक इरिटेशन हो रही है तो इसलिए ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा भी हो सकता है। तो ये इसके नुकसानात। ठीक है सर, जिंजर जो है वो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है, और हमने अपने बड़ों से भी सुना है, वो अक्सर कहते हैं कि अदरक का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें, इससे बीमारियां खत्म होती हैं। क्योंकि जी बिल्कुल। जिंजर एक एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी बैक्टीरियल है, इसकी एंटीवायरल प्रॉपर्टीज भी होती हैं। तो जी क्या ये सिर्फ मिथ है या वाकई ही जिंजर से काफी बीमारियों का हल है? देखिए, जिंजर जो है ना, ये इसका बाकायदा इस पे बहुत ज्यादा रिसर्चेस हुए हैं पूरी दुनिया में। जी और याद रखिएगा कि दवाइयाँ जितनी भी हैं वो कहाँ से आती है, वो किसी न किसी जड़ी बूटी से आती है। तो इसलिए ये जिंजर के ऊपर, टर्मरिक के ऊपर, दालचीनी जिसको हम कहते हैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च हुआ है। जी ये इसके जो एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है ये बहुत वेल नोन है। ठीक है, ये हार्ट डिजीजेस के ऊपर भी इसका काम है कि हार्ट डिजीजेस के लिए भी ये बेहतर है। फिर सबसे जो अहम अहम जो इसका है वो ये है कि ये मैदे में के खाने को हजम करने में बड़ा अच्छा होता है। इसलिए आप देखें, लोग कहते हैं कि अगर बदहजमी हो रही है तो अदरक वाली चाय पी लो। जी जी ठीक है, और ये तमाम चीजें वेल रिसर्च हैं। ये इस तरह नहीं है कि ये ठीक है कि ये हमारे दादियों की तरफ से ये बातें बताई गई हैं, लेकिन अब ये दुनिया में ये रिसर्च इस पे बहुत हुआ है। शहद पे, जिंजर पे, अदरक पे, ग्रेप्स पे, ग्रे फ्रूट्स पे। और ये बल्कि कुछ कुछ रिसर्चेस तो ये भी कहती हैं कि ये जो लोग अदरक का इस्तेमाल प्रॉपर कर वो तो अगर वो लोग जिनको फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज है तो वो अगर अदरक अपने उसमें खाने में इस्तेमाल ज्यादा रखें, अपनी कुकीज जो बनाते हैं उसमें डाल लें, या अदरक की चाय में डाल लें किस तरीके से, तो वो उनका जो डायबिटीज का जो होने का के चांसेस हैं, या एटलीस्ट अगर हेल्पफुल होती है। फिर कई रिसर्चेज ऐसी हैं जिसमें ये साबित हुआ है कि ये पेन रिलीविंग प्रॉपर्टीज है इसमें, स्पेशली फीमेल्स में जिनको मेंस्ट्रुअल पेन या डिस्मेनोरिया हम जिसको कहते हैं, तो उसमें अगर जिंजर टी लिया जाए तो उसमें भी फायदेमंद है। उसके अलावा ये सबसे अहम जो इसका पता चला है, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है कि जैसे हम दवाइयाँ इसके लिए लेते हैं बहुत सारी, तो ये इसके अंदर पॉलीन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं। इसके रूट को इस्तेमाल आप करें अदरक को, तो ये इन्फ्लेमेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपको बदहजमी है, तो नोजिया है, स्टमक अपसेट है, वोमिटिंग है, तो अदरक वाली चाय या अदरक का वो के शरबत बना के पीने से वो बेहतर होता है। फिर ये मॉर्निंग सिकनेस जो फीमेल्स में प्रेगनेंसी के फर्स्ट टाइम में बहुत कॉमन है, उसकी इसका रोल पता चला है। और चूंकि एंट्री इफेक्ट है तो ये इसके एक रिसर्च को भी और ब्लड शुगर को भी लो करता है। और जो एक और जिस पे भी काफी काम हो रहा है और उस पे कुछ एविडेंसेस आनी शुरू हो गई हैं कि ये कैंसर में आप क्या कहेंगे कि कोरोना वायरस से वाकई? देखिए, मैं आपको बताऊं, किनोकोटीन जो है वो वन ऑफ द मोस्ट हाईली एडिक्टिव सब्सटेंस इन द वर्ल्ड है। ठीक है, यानी हीरोइन शायद हीरोइन को आप हफ्तों पिए तो
फिर किसी को एडिक्शन होगी। लेकिन निकोटीन अगर 2-4 बार भी 2-3-4 दिन भी पी लिया जाए तो फिर उसके निकोटीन की एडिक्शन हो जाती है। जो इसकी जो इफेक्ट्स हैं वो लंग पे कम इफेक्ट करती है, इसका इफेक्ट ज्यादा हार्ट पे होता है क्योंकि ये हार्ट बीट बढ़ाता है। फिर सबसे अहम बात कि इसकी जो हर चीज हार्ट रेट बढ़ जाता है। तो इस ये अब सवाल ये है कि क्या कोरोना वायरस, अच्छा ये इस पे देखिए एक बात याद रखिएगा कि हम किसी भी चीज को किसी एक पेपर पे, 4 पेपर पे, 10 पेपर पे दुनिया में आ जाए तो हम उसको नहीं मानते। देखिए क्लोरोक्विन के बारे में बहुत पहले कहा नहीं है कि नहीं, बजाय फायदे के नुकसान भी करता है। तो ये आप नहीं कह सकते कि इसमें निकोटीन जो है वो, यस पेपर्स आए हैं कि हो सकता है वो, लेकिन अभी तक एक फ्रांस की स्टडी आई है कि वो ये कहते हैं कि स्मोकर्स में कॉम्प्लिकेशंस कोरोना की, अगर 2 लोग कोरोना से इन्फेक्ट हुए, एक जो स्मोकर है जिसमें पहले हम सोचते थे कि शायद वो ज्यादा इफेक्टेड होंगे, तो ये देखा जा रहा है कि शायद वो कम इफेक्टेड होते हैं। जबकि चाइनीज जो हैं उनकी रिसर्च ये थी कि ये वो लोग जो स्मोकर हैं वो ज्यादा इफेक्टेड होते हैं। तो ये अभी बहुत मुश्किल है इस पे ये कहना कि निकोटीन जो है वो क्या इसको एज ए ट्रीटमेंट यूज किया जाए या हम इसको कहें कि ये प्रोटेक्ट करता है। एक फ्रेंच स्टडी है वो एज्यूम कर रही है, वो कह रहे हैं कि चूंकि एक सेल रिसेप्टर के साथ ये अटैच हो जाती है लिहाजा ये वायरस को अटैच होने से रोकती है। वेल ये अभी तक इसके बारे में बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा प्रूफ नहीं है या बहुत ज्यादा स्टडीज ऐसी नहीं आई है जो जिसके ऊपर हम ये कह सके। स्टडीज तो ऐसी भी आई हैं जो ये कहती हैं कि इस सेल रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है। इसका मतलब ये है कि वायरस ना निकोटीन इसके कोई फायदा दे रही है, हार्डली इट इज एक्सेप्टेबल बिकॉज एविडेंस अभी तक इसके लिए कोई सॉलिड नहीं। अच्छा सर, अस्थमा जो कि क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज है, उसके सिम्टम्स क्या हैं और क्या वो हेरिडमा है, वो क्या होते हैं? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ब्रोंकियल एज़मा जो है ना वो जेनेटिक डिजीज नहीं ठीक है, वो जीन्स में ट्रांसमिट नहीं होता। हम कंफ्यूज करते हैं एलर्जी से। एलर्जी जिन लोगों को होता है वो एटोपिक इंडिविजुअल कहलाते हैं। एटोपी इज ए स्टेट वेयर देयर इज अ लॉट ऑफ एलर्जी। तो अच्छा होता ही है कि एटोपी के नतीजे में या एलर्जी, चेस्ट एलर्जी के नतीजे में उसी तरह खांसी होती है, उसी तरह कभी कभी सीवियर अटैक हो तो सांस रुकने लगता है, सीटियां बजने लगती हैं, तो हम उसको कंफ्यूज कर रहे हैं। एज फार एज ब्रोंकियल एज़मा itself is concerned, it is not transmitted to children. एलर्जी सवाल क्या था इसके बारे में, ब्रोंकियल एज़मा के बारे में कि ये इसके फर्स्ट साइंस ऑफ अस्थमा क्या होते हैं? बड़ा आसान है इसको समझना जी। एज़मा का मतलब होता है कि सांस फूलना। उसको अगर उर्दू में हम ट्रांसलेट करें, सांस फूलने की दम्मा दम्मा उसको उर्दू में हम दम्मा कहते हैं। दम्मा दम। दम का मतलब क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में एयरवे नैरो हो जाता है क्योंकि उसके वॉल जो है ना वो मोटे हो जाते हैं। इसमें भी एयरवे नैरो हो जाता है ब्रोंकियल एज़मा में, लेकिन ये इसके वॉल नैरो नहीं होते बल्कि इसके इसलिए कि एज़मा में बहुत सारे ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं
हिस्टामिन, मेथाकोलिन, बहुत, जिसको हम जाहिर है ये एक अवेयरनेस है इसलिए हम डिटेल में नहीं जा सकते। केमिकल्स रिलीज होते हैं इन रिस्पॉन्स टू ट्रिगर्स। अब ट्रिगर्स क्या है? बहुत ठंडी हवा, एक्सरसाइज समटाइम्स, वेरी स्ट्रॉन्ग स्मेल, चाहे वो खुशबू हो या बदबू हो, पोलेंस, ठीक है। इसके अलावा कलर्ड फूड्स और स्ट्रेस, एंजाइटी, ये तमाम चीजें एक ट्रिगर कहलाती हैं, ट्रिगर करती हैं। और वो तो ब्रोंकियल की डेफिनेशन है कि इट्स ब्रेथलेसनेस विदाउट एक्सर्शन, एक्सर्शन नहीं, बैठे बैठे सांस फूलने लगता है। एंड इट इज रिलीव्ड बाय मेडिसिन और बाय इटसेल्फ। बाय डेफिनेशन ये, अगर इसको दवा कोई ना भी मिले जब भी ये रिलीव होता है, जबकि अगर हार्ट फेलियर की ब्रेथलेसनेस है तो दवा के बगैर रिलीव नहीं होगी। उसकी वजह ये होती है कि जब भी ब्रोंकियल अस्थमा का अटैक किसी को होता है तो बॉडी में हार्मोन सिक्रीट होते हैं। उनमें से एक हार्मोन एड्रेनलिन है, उनमें से एक हार्मोन कोर्टिसोन है। ये चीजें एयरवे को डायलेट करती हैं, तो लिहाजा वो एयरवे डायलेट हो जाता है। लेकिन अगर सीवियर अटैक हो तो इट कैन लीड टू डेथ, क्योंकि फिर वो जाहिर है बॉडी नहीं फाइट कर पाएगी और एयरवे नैरो होते जाएंगे, तो वो हवा का एक्सचेंज बिल्कुल बंद हो जाएगा, इट कैन लीड टू डेथ। तो ब्रोंकियल अस्थमा is an inflammatory disease. पहले जमाने में इसको एलर्जिक समझा जाता था, it's not allergic, it's inflammatory disease of the airways which leads to cough with breathlessness which is relieved by medicines or by itself. अच्छा सर, स्टीरॉइड्स जो इस्तेमाल करते हैं अस्थमा के लिए, कहा जाता है कि वो एक सेफ ट्रीटमेंट है। देखिए, स्टेरॉइड्स ही ब्रोंकियल अस्थमा का इलाज है। ब्रोंकियल अस्थमा का इलाज दो चीजों से होता है। एक कहलाता है रिलीवर, जब एयरवे स्पाज्म में है तो उसको इमीडिएटली खोलने की जरूरत है, तो उसके लिए रिलीवर इस्तेमाल करते हैं। वो है सैल्बुटामोल, टर्बुटलीन एंड सो मेनी ड्रग्स, जो कि जिसको हम ब्रोंकोडायलेटर ड्रग्स कहते हैं। थियोफाइलिन आजकल बहुत कम इस्तेमाल होता है, ये है। दूसरा है जो इसके ट्रीटमेंट है वो कोर्टिसोन, कोर्टिकोस्टेरॉइड। अच्छा, इसमें एक और अहम बात है। अच्छा, दे आर सेफ, दे आर परफेक्टली सेफ, क्योंकि हम इसको ओरल या हाई डोज में उस वक्त देते हैं जब अक्यूट अटैक होता है। कंट्रोल करने के लिए हम इनहेलर का इस्तेमाल करते हैं। इनहेलर में बहुत छोटी सी डोज होती है, तो इस वजह से इसके साइड इफेक्ट, देखिए दुनिया में कोई ऐसी दवा नहीं जिससे साइड इफेक्ट ना हो, ये मुमकिन नहीं है। थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स हैं, you can't say it's 100% safe, nobody can say, but the benefit and hazard ratio, हम दवा में हमेशा फायदा और नुकसान को तोलते हैं। तो इसमें फायदा बहुत ज्यादा है, नुकसान है मगर कम है, और उस नुकसान को मजीद कम किया जा सकता है by taking small dose by inhaler, not by tablets, ठीक है। सर, अब की निस्बत पहले की निस्बत अब लोगों में ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, ऐसा क्यों? Well, again, one of the triggers of asthma is indoor and outdoor pollution. ये जो डीजल का धुआं है, ये जो डस्ट है, ये जो टेम्परेचर चेंजेस है सडन, आप एसी में बैठे हुए एकदम बाहर निकल गए या बाहर से आए एकदम एसी में चले आए। फिर इंडोर पोल्यूटेंट, इंडोर पोल्यूटेंट क्या है? ये जो हम लोग घर में अपने खाना भूनने का बहुत शौक है कि हम जनाब उस पे मिर्च और तेल और खूब भूनते हैं। आपने नोट किया होगा जब खाना भून रहा हो घर में तो आपको खांसी आने लगती है, इसका मतलब वो एयरवे की इरिटेंट है। तो एक ये, दूसरा घर में जो अगर आप अपने किचन के नीचे देखें तो हल्का सा आग नमी की वजह से वहाँ फंगस ग्रो होता है। कारपेट्स में रखने का बड़ा शौक है, कारपेट्स में खास किस्म के जरासीम छोटे बहुत से आ जाते हैं, उसकी वजह से होता है। फिर उसके अलावा ये जो हम स्प्रेज यूज करते हैं बालों को सेट करने के लिए, या बहुत तेज परफ्यूम्स इस्तेमाल करते हैं ये। उसके अलावा घर में इंसेक्टिसाइड्स स्प्रे करते हैं, ठीक है, मच्छर की दवा करने के लिए वो लोग। अच्छा देखिए, हर शख्स को अस्थमा अटैक नहीं होता, ये हाइपर रिस्पॉन्सिव एयरवे जिनका होता है उनको ही होता है। तो ये जो है ये हर एक का नहीं होता है, इट इज डिफरेंट। तो ये जिन लोगों का हाइपर रिस्पॉन्सिव एयरवेज है उनको
आपके सामने मिसाल के तौर पर अगर किसी को खाना भून रहे हैं तो उसको शायद कुछ ना हो, लेकिन दूसरा बाहर से आए तो उसको फौरन स्पाज्म हो जाएगा क्योंकि उसके एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिव है। फिर खाने की चीजें, नट्स आर वेरी वेल नोन टू कॉज अ लॉट ऑफ एलर्जी एंड इरिटेशन, और उसकी वजह से भी हो सकता है। फिर उसके अलावा और भी इस किस्म की तमाम चीजें जो खाने पीने की चीजें, बहुत ज्यादा ठंडी चीजें घर में स्प्रे करना, ये तो जब भी करें तो करने के फौरन बाद दरवाजे खोल देने चाहिए और वो कर देने ताकि वो देर तक ना रहे। ठीक है सर। अच्छा सर, अस्थमा के रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं जो इंक्रीज करते हैं अस्थमा के चांसेस को? यही मैं आपसे थोड़ी देर पहले बता रहा था कि अस्थमा के रिस्क फैक्टर ये है कि आप अपना सर्दियों में अपना ख्याल ना करें और बाहर चले जाए सर्दी में। फिर आप ग़िज़ा में उस चीज़ का इस्तेमाल करें जो आपको एलर्जी या इरिटेशन करती है। फिर उसके अलावा आप ऐसे वो काम करें जिसमें जैसे कि घर में आप मच्छर की दवाइयाँ और इसको कारपेट्स बहुत सारे रखें, उसको साफ ना करें। तो बहुत सारे इरिटेंट हैं जिनको कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो अस्थमा के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। अच्छा सर, स्मोकिंग की अगर हम बात करें तो कहते हैं कि आपने कहा था उससे लंग कैंसर हो जाता है और सीओपीडी का भी आपने बताया था, लेकिन अगर हम बात करें तो क्या सिर्फ वो लंग्स को ही डैमेज करता है या बाकी भी बॉडी के ऑर्गन्स को डैमेज करती है स्मोकिंग? देखिए, स्मोकिंग के नतीजे में वो एक बड़ा खूबसूरत जुमला है, एट वन एंड देयर इज अ फायर, एट द अदर एंड देयर इज अ फूड। स्मोकिंग से जिस्म का कोई भी हिस्सा मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकता, इसलिए कि स्मोकिंग के नतीजे में खून की नालियां सिकुड़ती हैं। जब खून की नालियां सिकुड़ेंगी तो जहाँ पूरी जिस्म में खून की नालियां हैं, तो जहाँ जहाँ खून की नालियां प्रॉपर सप्लाई कर रही थी वो कम कर देंगी, तो नतीजे के तौर पे कॉम्प्लिकेशंस होंगी। फिर उसके अलावा ये बड़ा वेल नोन है कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें कैंसर के अलावा सीओपीडी और उनके जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जो स्मोकिंग की वजह से महफूज रहता हो, क्योंकि स्मोकिंग के नतीजे में उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, ऑलमोस्ट 160 केमिकल्स होते हैं जो कि इतने खतरनाक केमिकल्स हैं जो कि आपके मिसाल के घर पे जो आप सफाई करते हैं कमोड्स, उसमें जो स्ट्रॉन्ग केमिकल डालते हैं उसके भी मीथेन और बहुत ही खतरनाक किस्म के केमिकल्स उसमें होते हैं। तो ये तमाम केमिकल्स जाहिर है जिस्म के हर हिस्से को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है। अच्छा सर, अगर हम बात करें चेस्ट पेन की, तो क्या किसी भी तरह का चेस्ट पेन हार्ट अटैक या लंग डिजीज की वजह होती है या इसके अलावा इसकी कोई और वजह भी हो सकती है? अच्छा, इस सवाल पे मैं आऊंगा क्योंकि अब हम दूसरे ट्रैक पे जा रहे हैं। मैं ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में 2-3 मिथ्स क्लियर कर दूं। नंबर 1, इट्स नॉट अ जेनेटिक डिजीज, क्योंकि ये नहीं है कि किसी लड़की की शादी करनी है और उसको अगर अस्थमा है तो वो भाग जाए लोग कि नहीं हमारे पोते पोतियों को हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इट्स नॉट जेनेटिक, नंबर 1। नंबर 2, ट्रीटेबल तो नहीं कहूंगा, कंट्रोलेबल। इसकी ट्रीटमेंट कोई नहीं, you have to continuously take medicine. अच्छा, medicine should be taken by inhaler, not by oral. उसकी बड़ी सादा वजह बताता हूँ। देखिए, तकलीफ इंसान को फेफड़े में, मेरे पास मरीज आता है तो जब भी मैं इनहेलर लिखता हूँ बड़ा खफा होता है, कहता है डॉक्टर साहब ये तो सारी जिंदगी का हो जाएगा और इससे लत लग जाएगी। तो मैं फिर उसको 15-20 मिनट देता हूँ, उसको मैं समझाता हूँ, देखें आपको तकलीफ कहाँ पे, सीने में। मैंने कहा जब आप गोली खाते हैं तो वो गोली पहले मैदे में जाती है, मैदे को इरिटेट करती है, तकलीफ मैदे में तो नहीं है, नहीं तो खामखा मैदे को इरिटेट किया, वहां से ब्लड में जज्ब होती है और जिस्म के हर हिस्से में जाती है जहां उसकी जरूरत नहीं है। आपके हाथ में जाती है तो राशा करती है, आपके आंखों में जाती है तो उस झमाके नजर आते हैं, आपके सर में दर्द होता है, आपके हाथ पैर कांपते हैं, आपके दिल की धड़कन बढ़ती है, आपके जो मैदे का निजाम है वो बड़ा तेज हो जाता है, तो ये तमाम डायरिया हो सकता है। तो ये तमाम चीजें क्यों करें जब आपका मर्ज सीने में है? तो इनहेलर से मैं फिर उनको दिखाता हूँ, ये देखिए इनहेलर है, जब आप ये लेंगे तो कहाँ जाएगा? वो कहते फेफड़े में। बस फेफड़े में जाना चाहिए ना। और दूसरी बात, एक इनहेलर में 100 माइक्रोग्राम होता है, फॉर एग्जाम्पल वेंटोलिन का या साल्बुटामोल का, जो हम रिलीवर जो हम एयरवे को खोलने के लिए कह रहे हैं, एक गोली मिनिमम 2 मिलीग्राम की होती है।
और मिनिमम आप 2 बार इस्तेमाल करेंगे। 2 बार इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि 4000 माइक्रोग्राम आप इस्तेमाल करें। जबकि इनहेलर में अगर 2 पफ आप 4 बार भी लें तो 800 माइक्रोग्राम इस्तेमाल करें जी। और वो जाएगा फेफड़े में जहां उसने काम करना है। इनहेलर इसी तरह लेंगे तो वो फेफड़े में जाएगा जहां काम करना है। लेकिन एहतियात क्या करना है, इनहेलर जितनी भी अच्छी तरह, नंबर 1 आपको इनहेलर की टेक्निक बहुत अच्छी तरह डॉक्टर को कहना होगा कि आप समझाएं। मैंने एक रिसर्च की थी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, और वहां मैंने एक क्वेश्चनर दिया था अपने चेस्ट, वहां इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन टीबी एंड लंग डिजीज इन 2000 में ये कराची में हुई थी, शेरेटन होटल में, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, पूरी दुनिया से लोग आए हुए थे। तो वहां मैंने एक क्वेश्चनर बनाया था, करेक्ट स्टेप्स ऑफ टेकिंग इनहेलर। आप यकीन करें 70% को पता था, 30% को नहीं पता था। मैं कंसल्टेंट्स की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले डॉक्टर्स को पता होना चाहिए करेक्ट टेक्निक क्या है, फिर उनको इसका वक्त निकाल के मरीज को समझाना चाहिए कि कैसे लेना है। तो अगर इनहेलर सही तरीके से लिया जाए, सही डोज में लिया जाए, जितनी बार डॉक्टर ने कहा उतनी बार लिया जाए और रोज लिया जाए, चाहे तकलीफ हो या ना, तो एजमा फुली कंट्रोल रहता है। तो ये मैं कहना चाह रहा था। अब आ जाए, आपके क्या सवाल था आपका? सर किसी भी तरह का चेस्ट पेन जो होता है, मैंने कहा था कि वो हार्ट अटैक या सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि चेस्ट पेन होते ही लोग समझते हैं दिल का दौरा पड़ जी गया। जी जी जी। ऐसा है। उसको समझने के लिए इस तरह समझे कि सीने में सिर्फ दिल नहीं है, उसमें फेफड़े भी हैं, उसमें मसल्स भी है, उसके ऊपर चमड़ा भी लगा हुआ है। तो चमड़े की एक डिजीज जिसको हम कहते हैं हर्पिस जोस्टर, वायरल डिजीज है, उससे सीवियर चेस्ट पेन होता है। तो अगर किसी ने को चेस्ट पेन हुआ और डॉक्टर साहब ने सीधा सीधा उसको एनआईसी वो कार्डियक में भेज दिया और उसका उठा के एग्जामिन नहीं किया, तो फिर ये बड़ा जुल्म है। वो बड़ा क्लियर कट एक निशान होता है सुर्ख जो नजर आ जाता है और उससे पता चल जाता है। उससे नीचे जाइए, विटामिन डी की कमी आजकल बहुत कॉमन है, और विटामिन डी की कमी की वजह से कोस्टोकॉन्ड्राइटिस, कार्टिलेज होता है चेस्ट में, जिसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो आप जैसी सांस लेंगे या जैसी टच करेंगे दर्द होगा। तो अगर आपने उससे पूछ लिया अच्छी तरीके से कि क्या मैं किसी खास जगह दर्द है, हाँ इस जगह यहाँ दबाऊं दर्द होता है, इसका मतलब कोस्टोकॉन्ड्राइटिस है। अच्छा। या खुदा ना खास्ता ये भी पूछो कि चोट तो नहीं लगी थी, अभी कहीं गिर तो नहीं गए थे तुम, तो कभी कभी बड़ा सरप्राइजिंगली फ्रैक्चर ऑफ रिब नजर आता है। उससे नीचे चले जाइए तो उसके ऊपर फेफड़े के ऊपर एक झिल्ली होती है जिसको प्लूरा कहते हैं। इसकी इन्फ्लेमेशन अगर किसी वजह से लंग में इन्फेक्शन है या किसी वजह से प्लूराइटिस, तो उसकी वजह से हो सकता है। फिर उससे नीचे चले जाइए तो लंग्स का निमोनिया हो जाए, खुदा न खास्ता कैंसर हो जाए, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाए, और बहुत सारी कंडीशन है जिसकी वजह से। तो ये तमाम चीजें भी चेस्ट पेन करती है। आजकल कोरोना भी चेस्ट पेन कर रहा है बाय द वे, क्योंकि उसमें हाँ कोरोना की भी प्रेजेंटेशन में चेस्ट पेन ऐड हो गया है। क्योंकि कोरोना के बारे में पता ये लगा है कि खून की नालियों में खून को जमा देता है, तो जब खून की नालियों हार्ट की जमेंगी तो वो चेस्ट पेन होगा। तो कोरोना की वजह से भी चेस्ट पेन हो सकता है। ये तमाम चीजें कंसीडर जरूर करनी चाहिए। ये जरूर है कि चेस्ट पेन में सबसे पहले हमें कार्डियक कॉज को एक्सक्लूड करना चाहिए। ये ना हो कि हम बाकी चीजें ढूंढने में सारा दिन लगा दें जब तक बंदा हार्ट अटैक की वजह से मर जाए। तो ये जरूरी है कि आपको शक जरूर करना चाहिए हार्ट की एक्सक्लूड करके। अगर हार्ट एक्सक्लूड हो जाए तो बाकी चीजें सर्च करें। तो ये मेरे ख्याल में मैंने कोशिश की है मुख्तसरन इसका जवाब देने की। जी सर, थैंक यू सो मच, आपने ये सवाल का जवाब दिया, क्योंकि हम लोगों को वाकई ऐसा लगता है कि अगर चेस्ट पेन हो रहा है तो हार्ट अटैक ही होगा, बस और कुछ नहीं। नहीं ऐसा नहीं है। एवरी चेस्ट पेन इज नॉट हार्ट अटैक। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया। सामईन आप सुन रहे थे FM 102.2 से प्रोग्राम सेहत क्यों जरूरी है। हमारे साथ मौजूद थे प्रोफेसर डॉक्टर मतिउर रहमान। आप ये प्रोग्राम देख सकते हैं azmepakistan.tv और edutv.hec पर। इसी के साथ अपनी मेजबान अरूज अयूब को इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।